क्या बात है। यह सुनकर सुधाकर एकदम बोल उठे। हमें गर्व है बाबूजी कि हम आपकी संतान हैं। महाकवि कालिदास के बाद एक आप ही हैं जो कभी कभी इतनी गहरी भाषा बोल सकते हैं कि आसपास बैठे लोगों के सिर पर से गुजर जाए। दादाजी उससे इस जुमले पर कुछ बोल पाते उससे पहले ही मनिका शिकायत स्वर में बोली, यह क्या दादाजी, सदा और सरल भाषा बोलिए ना, आसानी से हम बच्चों की समझ में आने वाली। सॉरी बेटा, कभी कभी मन बहुत भावुक हो उठता है और ध्यान नहीं रहता कि हमें भारी भरकम नहीं, बोलचाल की सीधी सादी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। पौड़ी टैक्सी अब तक पौड़ी पहुंच चुकी थी। यह अच्छा खासा उन्नत नगर है। ठहरने के लिए बहुत से साधन है। आसपास कोई ऊंची पर्वत श्रृंखला न होने के कारण वहाँ झरने नहीं है और इसलिए पानी की व्यवस्था नीचे घाटी के बसे श्रीनगर से पाइपलाइन बिछाकर की गई है। नजीबाबाद और कोटद्वार से पौड़ी तक बस द्वारा आने वाली सवारी कई घंटे लगातार बैठे रहने के कारण थक जाती है और बस के रुकते ही नीचे उतर पड़ती है। प्राकृतिक सुंदरता का चाहता न हो तो पहाड़ी रास्तों की यात्रा आदमी के शरीर के साथ साथ मन को भी बेहद थका देता है। मनिका, निक्की, ममता, सुधाकर और दादाजी भी चहलकदमी के लिए टैक्सी से उतर पड़े। दादाजी थे अगला। दोनों बच्चे नीचे घाटी की ओर उतरने वाली सड़क के बाएं किनारे पर बने खेतों को देखने लगे। दीदी देख, किताब में छपे जैसे सीधी दाट खेत। निक्की चहक उठा। और उधर नीचे देख, इतने छोटे छोटे बैल, गुलिवर की कहानी जैसे। धत, ये छोटे नहीं हैं बुद्धू, मनिका बोली। बहुत दूर से देखने के कारण ये ऐसे नजर आ रहे हैं। ये वह सड़क देख, घुंघराले वालों जैसी लहरदार और उस पर खिलौने जैसे दौड़ती रंग बिरंगी बसें, इतनी छोटी। निक्की तालियां बजाता उछलता। ऐसा तो एक खिलौना भी है ना हमारे पास। तू क्या समझता है, सचमुच एक खिलौना है? मनिका बुजुर्ग की तरह बोली। क्यों, हम बहुत ऊंचाई से इन्हें देख रहे हैं इसलिए ये सब इतने छोटे नजर आ रहे हैं। मैं समझ गया दीदी। इतने में उत्तराखंड राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस के ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ाने का संकेत देने के लिए हॉर्न बजाया। उसमें बैठ जाने वाली आसपास टहल रही सभी सवारियां एक एक करके बस में जा बैठी। दोनों बच्चे और दादाजी भी बस को देखते खड़े रहे। हाँ भाई, किसी का कोई साथी, कोई पड़ोसी, कोई बच्चा बाहर तो नहीं छूट गया बस से? कंडक्टर ने बस की बैठी सवारियों से पूछा। फिर बाहर की ओर आवाज़ लगाई, है कोई इसकी सवारी? और बस को आगे बढ़ाने के लिए सीटी बजा दी। बस आगे श्रीनगर की ओर जाने वाली ढालू सड़क पर मुड़ गई। यह बस किधर जा रही है दादाजी? मनिका ने पूछा। यह रास्ता श्रीनगर की ओर जाता है। कुछ देर बाद हम भी इसी रास्ते पर चलेंगे। उसको यहाँ न रुककर सीधे श्रीनगर ही रुकना चाहिए था ना दादाजी? निक्की बोला। देखो बेटा, लंबी पहाड़ी यात्रा में जहाँ तक बन सके छोटी छोटी दूरियों ही तय करते हुए चलना चाहिए। दूसरी बात यह कि यात्रा के दौरान किसी वजह से अगर कहीं रुकने का मन करे तो सोच मत, रुक जाओ। निक्की कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर इधर उधर घूम घाम कर ममता, सुधा, दादाजी और निक्की और मनिका सब पुनः टैक्सी में आ बैठे। टैक्सी उसी रास्ते पर आगे बढ़ चली जिस पर कुछ समय पहले उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बस गई थी। श्रीनगर। आधे घंटे से भी कम समय में टैक्सी श्रीनगर बस स्टैंड जा खड़ी हुई। घाटी में बसा हुआ यह नगर एकदम मैदानी नगर जैसा आधुनिक लगता था। बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और बाजार, ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें, गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर, IIT, पॉलिटेक्निक, पर्यटन भवन और धर्मशालाएं, इन सबसे ऊपर सौंदर्य की अभिवृद्धि करते चारों तरफ हरे हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़। एक किनारे पर तेज गति से दौड़ती अलकनंदा सीधी दर सीधी ऊपर की चलते धान के खेत
अनगिनत मंदिर बद्रीनाथ की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए श्रीनगर एक जरूरी और आरामदेह हॉल्ट है। आज का दिन हम यहीं पर बिताएंगे बच्चों, दादाजी बोले। चलो उतरो। लेकिन हम तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन को जा रहे हैं ना दादाजी, मोनिका बोली। बेशक, तब वहीं पर क्यों उतर रहे हैं आप, निक्की ने पूछा। देखो बेटे, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन जितना ही महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि हम बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं, दादाजी बोले। सुंदर और महत्वपूर्ण स्थानों पर तीर की तरह पहुंच जाने को यात्रा नहीं कहते। बीच में पड़ने वाली जरूरी जगहों के बारे में जानते हुए, उसके सौंदर्य का पान करते हुए, उसे आत्मसात करते हुए, वहाँ से छोटे से गरीब बंदिशे से बातें करते हुए, उच्च बातचीत के जरिए वहाँ की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हुए, यह जानने की कोशिश करते हुए कि वहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी परंपराएं और रीति रिवाज क्या है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस यात्रा में श्रीनगर हमारा पहला पड़ाव है। अच्छा चलिए, दादाजी की इस बात पर सुधाकर ने कहा। यह बताइए कि यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है और उसका रहन सहन कैसा है। बहुत अच्छी बात पूछी तूने, दादाजी हंसते हुए कहा। सुधाकर, यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन तो खेती ही है। यही रहन सहन की बात तो मैं समझाता हूँ कि बहुत कम से संतुष्ट हो जाने वाले लोग हैं, और तुम तो जानता ही होगा कि संतुष्ट व्यक्ति का रहन सहन दिखावे वाला नहीं होता। हालांकि आधुनिकता के कदम यहाँ भी धरती पर भी पड़ चुके हैं। यहाँ के बच्चे भी इंटरनेट की दुनिया के जुड़ चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ भी बनने लगी है, फिर भी रहन सहन यहाँ के लोगों का सादा ही है। इतना कहकर दादाजी कुछ देर को रुक गए, फिर एकाएक दोबारा बोले। जीवा के बारे में तुम्हें एक बात और बता दूं। उत्तराखंड की रचना कुमायूं और गढ़वाल इन दोनों अंचलों को जोड़कर हुई है। अंग्रेजों के ज़माने से ही यहाँ के ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती होकर जीविका कमाते आए हैं। यह परंपरा आज भी यहाँ के अनेक परिवारों में नहीं, अनेक गांवों में भी कायम है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, सुधाकर सहमति जताता हुआ बोला। इतिहास की किताबों में मैंने गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर किस होटल में रुकेंगे दादाजी, निक्की के बीच में टोकते हुए दादाजी ने पुनः पूछा। रुकने के लिए होटलों, धर्मशाला और यात्री निवासों के यहाँ कोई कमी नहीं है बेटे। फिलहाल हम बाबा काली कमली वाले की यात्री निवास में रुकेंगे। यह कहकर वे अल्ताफ से बोले, गाड़ी उधर ले चलो अल्ताफ, उधर जहाँ वह बोर्ड लगा है जिस पर विश्राम गृह लिखा है। बाबा जी, अल्ताफ ने पूछा। हाँ, दादाजी ने कहा। उसी के बराबर में बाबा काली कमली वाले का यात्री निवास है, वहाँ रोकना। अल्ताफ ने टैक्सी को वहाँ ले जाकर रोक दिया। आसपास घूम रहे बहुत से कुलियों में से एक को आवाज़ लगाकर दादाजी ने टैक्सी से सामान उतरा कर बाबा काली कमली वाले के यात्री निवास में भीतर तक ले चलने का आदेश दिया। बाबा काली कमली वाले, यह काली कमली वाले बाबा कौन है दादाजी, मनिका ने पूछा। है नहीं थे, दादाजी बोले। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के जिला गुजरावाला के जलालपुर की नकानी के सन 1931 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनमें से कुछ और भी पढ़ा है क्या, सुधाकर ने पूछा। मैंने पढ़ा है कि उनका जन्म बंगाल प्रांत के वर्धमान जिले के अंतर्गत वंडूल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सन 1953 ईस्वी में बचपन से ही पिता अखिल चंद्र चट्टोपाध्याय की मृत्यु हो जाने के कारण उनका लालन पालन उनकी माता राजेश्वरी देवी और चाचा चंद्रनाथ जी ने किया था।
उनका बचपन का नाम भोलानाथ था। बचपन से ही ये स्वामी निमानंद नाम के एक सिद्ध पुरुष के संग में आ गए थे। इसके गुरु का नाम भृगुराम देव बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 32 की उम्र में वे सन्यासी हो गए थे, लेकिन प्रमाण यह भी मिलते हैं कि सन 1992 में कृष्ण भामिनी देवी से इनका विवाह हुआ था। उनके 2 पुत्र दुर्गादास और विष्णुपद एक पुत्री विजेश्वरी देवी का जन्म हुआ। डॉक्टरी का व्यवसाय अपना करें वर्धमान जिले के गुस्कारा नामक स्थान में चले गए। सन 1911 तक वहीं रहे। संन्यास के बाद भोलेनाथ स्वामी विद्युदानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार बद्री केदार यात्रा पर आए थे तो उत्तराखंड में उन्हें बेहद प्यार हो गया। यहाँ आने वाले यात्रियों के विश्राम संबंधी परेशानियों को महसूस करके सन 1980 में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने यहाँ के हर यात्रा पर धर्मशालाएं बनवाई। काली कमली वाली का क्या मतलब है दादाजी? निक्की ने पूछा। स्वामी विशुद्धानंद हमेशा काला कंबल ओढ़े रहते थे, इसलिए लोग उन्हें काली कमली वाले बाबा कहते थे, दादाजी ने बताया। बातें करते हुए वे भीतर जा पहुँचे। एकदम साफ सुथरा यात्री निवास। इस बीच सुधाकर ने मैनेजर से बात करके 2 कमरे बुक कर लिए थे। सोचा एक में ममता और बच्चे रह लेंगे और दूसरे में हो और दादाजी। लेकिन दादाजी सुधाकर से कहा, नहीं, खुद को और तुम्हें एक कमरे में और ममता और बच्चों को दूसरे कमरे में रहने का मतलब होगा कि ताकतवरों को एक कमरे में और कमज़ोरों को दूसरे कमरे में रख दिया। यह गलत है। औरतों और बच्चों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करो, एक कमरे में तुम और ममता रुको और दूसरे कमरे में मैं और बच्चे रहेंगे। अल्ताफ अपना बसेरा गाड़ी में बना लेने की बात पहले ही उनसे कर दी थी। स्नान, ध्यान और नाश्ता। दादाजी के कहे अनुसार ममता और सुधाकर अपने कमरे में जा चुके थे। अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए दादाजी बच्चे से बोले, देखो भाई, सुबह का समय है और रात भर बैठे रहने के कारण हम सब थके हुए भी हैं। इसलिए सबसे पहले काम है अपने आप को नहा धोकर तरोताज़ा करना। उसके बाद तो हल्का फुल्का खाना खाकर कुछ देर के लिए सोएंगे। और कहानी? मनिका ने पूछा। कहानी तरोताज़ा होने के बाद ठीक है, मनिका बोली। कमरे को अंदर से बंद करके दादाजी अटैची से अपने और बच्चों के कपड़े निकालकर पलंग पर डाले। अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गए। उनके नहाने के बाद निक्की नहाने गया और अंत में मनिका। दादाजी इस बीच आंखें मूंद कर जाप करने को बैठ गए थे। जैसे ही मनिका नहाने के लिए बाथरूम में घुसी, दादाजी के मोबाइल पर हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई देने लगा। निक्की ने उठाकर देखा, सुधाकर की ओर से कॉल थी। कॉल बटन से पुश करके उसने मोबाइल को कान से लगाया और बोला, हेलो डैडी। हेलो बेटे, सुधाकर ने पूछा। क्या कर रहे हो? नहा कर बैठे हैं। सब नहा लिए? हाँ। दादाजी क्या कर रहे हैं? पूजा। ठीक है। उधर से आवाज़ आई, मैं चाय ऑर्डर कर दी है, वह लाता ही होगा। हम लोग भी तैयार होकर तुम्हारे कमरे में ही आ रहे हैं, साथ चाय पियेंगे। दादाजी से कह देना। ओके डैडी, निक्की ने कहा और कॉल काट दी। जैसे ही दादाजी ने पूजा समाप्त की, निक्की ने सुधाकर का संदेश उन्हें सुना दिया। कुछ ही देर में मनिका भी नहाकर बाथरूम से बाहर निकल आई। तभी कमरे की घंटी बजी। निक्की ने दरवाज़ा खोला। मम्मी डैडी थे। वे अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गए और वेटर के आने का इंतज़ार करने लगे। जब काफ़ी देर तक वह नहीं आया तो सुधाकर खुद उठकर बाहर गया और काउंटर पर बैठे एक कर्मचारी से कुछ कहा। आप अपने कमरे में चलिए सर, मैं अभी भिजवाता हूँ, वो उससे बोला। सुधाकर वापस आ गया। उसके पीछे पीछे लंबे कद का एक युवक चाय की केतली, प्याले और ट्रे लेके
रख कर चला आया। बोला, सॉरी सर जी, आज रस कुछ ज़्यादा है, हलाने में देर हो गई। कोई बात नहीं, सुधाकर ने कहा। कुछ और लाऊं सर जी? उसने पूछा। नहीं, सुधाकर बोला। जाते समय दरवाजे बंद कर देना सर जी, उसने कहा और बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर गया। सुधाकर ने कमबो के चाय उजलनी शुरू की। ममता ने बैग खोलकर घर से लाया नाश्ता प्लेटों में लगाया। सबने चाय पीना शुरू किया। आगे जारी।